दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दोनों तरफ से या चारों तरफ से तीर कमान खींच चुके हैं, रणभेरी बज चुकी है। भारत की 18वीं लोकसभा के लिए एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस आमने सामने है। हर तरफ से जीत की कोशिशें जाहिर सी बात है जारी ही रहेंगी, लेकिन बड़ा छोटापन भी आता जा रहा है, वक्तव्यों में छोटापन आता जा रहा है। खैर, हम आज उसकी बात नहीं करेंगे। आज मैं कुछ और बात करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन सी सीटें हैं जो अब डेंजर पॉइंट पे हो गई। मैं 39 सीटों की बात करना चाहता हूं। 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों का चुनाव अभी 7 चरणों में होने जा रहा है और इसका पहला चरण कुछ ही दिन बाद है, 19 अप्रैल को, इसी महीने होने वाला है। तो अब जब 18वीं लोकसभा का गठन होने वाला है तो जाहिर सी बात है कि हम जैसे अखबार नवीस या कुछ विश्लेषण करने वाले लोग ये कोशिश करेंगे कि 2019 से इसका कंपैरिजन करें। 2019 में क्या हुआ था? तो 17वीं लोकसभा में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 303 सीटें जीती थी, मगर इन 303 सीटों के जीतने में भाजपा के साथ शिवसेना भी शामिल थी, अकाली दल भी शामिल था, नायडू भी शामिल थे। हालांकि नीतीश शामिल थे, फिर चले गए, फिर वापस आ गए, फिर वो इस समय। तो अब उनके वो बहुत सारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, कुछ ने तो साथ छोड़ दिया है और कुछ ने अपने आप को विपक्ष में एकजुट कर लिया है। हुआ ये कि विपक्ष के 28 दल अब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकजुट हो गए। ये बहुत बड़ी घटना है। पिछले कई वर्षों के बाद, इमरजेंसी के बाद, ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि देश में 28 दल सत्तानशीन दल को हटाने के लिए एकजुट हो गए और इंडिया अलायंस के नाम से एकजुट हुए। ये 28 दल अब कारगर भी सिद्ध हो रहे हैं। इनकी एकता ने भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया है। 2024 के भाजपा के नारे, जो इन्होंने अभी नारा दिया था 400 पार, अब की बार 400 पार, वो तो खत्म हो गया। मतलब वो उस पाखंड की सांस निकल चुकी, वो मृत हो गया। क्योंकि जब आरएसएस का सर्वे ही कह रहा है कि 214 सीटें मिलेंगी, भारतीय जनता पार्टी का सर्वे कह रहा है, तो ये 400 पार वाली बातें तो अब बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। और दूसरा, बहुत सारे सर्वे आ चुके हैं जिन पर, जैसे अरे अभी यही मान ले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति डॉक्टर पार्कला प्रभाकर ने कह दिया कि 220 से 230 से। अब बोलिए, आपके घर में ही है से आवाज आ रही है, निर्मला सीतारमण स्टिल इज योर फाइनेंस मिनिस्टर और हर हस्बैंड इज टेलिंग दैट भाजपा एंड विल रिमेन बिटवीन 230 to 220। तो ऐसे में अब वो 400 वाला नारा तो आपका फुस हो गया। एक तरफ तमाम सर्वे भाजपा को पिछड़ता हुआ दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं जो आज आपको बताना चाहता हूं, आज का जो मेरा कार्यक्रम है, वीडियो है, वो आधारित है कि एक स्टडी अभी आई है। उस स्टडी को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। उस स्टडी के अनुसार 2019 में भाजपा ने जो भी 303 सीटें जीती थी, उनमें से 40 सीटें ऐसी थीं जिनमें जीत का अंतर 50,000 से नीचे था। अब इन 40 सीटों में 2019 में जब जीत का अंतर 50,000 से नीचे था, 50,000 से नीचे जाओ तो वो 5,000 10,000 भी आता है। और अगर हम 50,000 ही मान लें तो किसी भी लोकसभा में जहाँ 16-17 लाख 18 लाख मत होते हैं, तो ऐसे में 50,000 का जीत का अंतर ऐसा होता है
ये मार्जिन जो है बदल भी सकता है, उल्टा भी पड़ सकता है, ये उल्टा भी हो सकता है और उल्टा होने की पूरी संभावना है। तो मैं वो 40 सीटों की स्टडी जो है वो मैं आपके साथ लाया हूं। तो चुनाव की ये स्टडी ये बताती है कि सिर्फ कम वोटों से 50,000 से कम वोटों से हारने वाली जो सीटें हैं वो पासा पलट सकती हैं चुनाव में। 303 में से 40 सीटें खतरे के मुहाने पर खड़ी हैं, डेंजरस जोन पे खड़ी हैं। सर्वेक्षण और चुनाव के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि एक तरफ तो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के चलते अब इन 40 सीटों में भाजपा ये सोचे कि मत बढ़ेंगे। जी नहीं, आप 50,000 से कम वोटों से जीते इन 40 सीटों में, तो इस समय जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है, जाहिर सी बात है खाली भाजपा की नहीं है, पूरे हर सरकार के साथ ऐसा होता है, मनमोहन सिंह के साथ भी था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि महंगाई, बेरोजगारी पैर खींच रही है और 40 सीटों में मत भारतीय जनता पार्टी का क्या वास्तव में कम हो रहा है? अगर कम हो रहा है तो ये यही चिंता है, ये जो इनकी चिंता है नरेंद्र मोदी जी की। अब वो भाग रहे हैं साउथ में, वो साउथ में भाग रहे हैं, साउथ में जाकर क्या कर रहे हैं कि तमिलनाडु में जा रहे हैं, जहां कहीं आपको सीटें नहीं मिलनी, केरल में आपको कोई सीट नहीं मिलनी। वहां आपने 1 साल पहले केरल में जाके देख लिया था ना, खूब फूल माले, टनों फूल माले बर्बाद हुए, सड़कों पर बिखरे, मगर आपको पता चल गया साउथ में हमारी दाल गलने वाली है नहीं। अब आपको ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि हमारा नॉर्थ जो रीजन है, जो हमारा नॉर्थ के जो उत्तर प्रदेश हो गए, बिहार हो गए और ये मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये जो नॉर्थ हिंदी बेल्ट है, ये काऊ बेल्ट है, जो ये हिंदी बेल्ट में हमारी दाल गलने वाली नहीं है। अभी हमारी सीटें वहां से कम होंगी, तो ये चिंता में आ गए और ये अब साउथ की ओर भाग रहे हैं। तो चलिए मैं इस 40 सीटों की थोड़ी सी बात शुरू करता हूं। ये 40 सीटें में से 14 तो उत्तर प्रदेश में, 14 उत्तर प्रदेश में। मैं बता भी दूं, मछली शहर है, मेरठ है। अभी मेरठ है जहां पर अरुण गोविल खड़े हुए हैं। इन्होंने रामायण में राम का मतलब भूमिका निभाई थी। और मैं बात बता दूं, मैं कई वर्षों से इस बात को बताता नहीं हूं, लेकिन आज जब वो प्रत्याशी बन चुके हैं मेरठ से भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे ये कहने में कोई मतलब असमंजस नहीं है कि अरुण गोविल मुझे 2004 और 2009 में उन्होंने बहुत कोशिश की थी, मुझे फ़ोन करके, मुझसे बात करके, कि उनको अयोध्या से कांग्रेस का लोकसभा का टिकट मिले। ये उनकी कोशिश थी और अरुण गोविल को भी याद होगा और उन्हें मालूम है, और उन्होंने खुद ही मुझे कई बार फ़ोन किए और भाई जब वो चीज़ें संभव नहीं हो पाई। लेकिन ठीक है, अभी उस समय आपने कांग्रेस का टिकट मांगा था, वो संभव नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी का टिकट संभव हुआ और चूंकि राम मंदिर का शिलान्यास भी हुआ 2024 में, और 2024 में ही चुनाव है, और अकेले आपकी मेरठ की सीट जो है वो राम के, अभी थोड़ी देर पहले किसी पत्रकार ने आपसे पूछा था कि कंगना रनावत के विषय में, तो आपने कंगना रनावत के विषय में गोविल साहब बात करने से इनकार दिया। मुझे उसके विषय में कोई बात नहीं करनी, उसके विषय, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल राम की छवि लेकर घूम रहे हैं, तो वे अब क्या कंगना रनावत की उस छवि का समर्थन कर रहे हैं जो सोशल मीडिया में उसको ड्रग एडिक्ट बताया जाता है, उसको और बुरी संज्ञाओं से विभूषित किया जाता है, उसे मतलब क्या है, बहुत सारी बातें जो मैं चाहता हूं कि बहुत ओपनली नहीं कही जाएं, जो इमेज है। तो बड़ी अजीब सी बात है, कंगना रनावत हिमाचल की मंडी की प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की, और मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल, और वो अरुण गोविल कहते हैं मुझे उसके विषय में कोई बात नहीं करनी है। कोई आमतौर पे दूसरा होता बोलता अरे वो मेरी प्रत्याशी मेरे दल की, वो एकदम, मैं वो वीडियो ढूंढ के देता हूं अभी आप।
तो ये सारी चीजें। मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर, कन्नौज, चंदौली, सुल्तानपुर, बलिया, बदायूं, बागपत, फिरोजाबाद, बस्ती, संत कबीर नगर, कौशाम्बी और भदोई, ये 14 सीटें उत्तर प्रदेश की, जहां पर 50,000 से कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी तब जीती थी। अभी कब जीती थी मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूं। 2 और सीटें हैं, दमन एंड दीव हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, और चंडीगढ़, यहां से भी भारतीय जनता पार्टी हीरो अनुपम खेर की पत्नी जो है केवल 50,000 वोट से ही जीती थी। और चंडीगढ़ से अभी कोई और लड़ने चले गए हैं, पवन बंसल लड़ेंगे, वो वहां पर सांसद भी रहे हैं। अभी वो किरण खेर जो हैं वहां से सीट बदलवाना चाहती हैं क्योंकि उन्हें अपनी हार जीत रही। और एक चीज और बता दें, पवन बंसल पिछले, मतलब आपको बोलूं, पवन बंसल चंडीगढ़ सीट के लिए इतना सीरियस हैं कि उन्होंने लगभग 1 वर्ष पहले अखिल भारतीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया मतलब सहमति से, कि मुझे चंडीगढ़ चुनाव लड़ना। और वो चंडीगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी उनकी मित्रता भी है और ही इज माई एल्डर फ्रेंड। और चूंकि इसलिए कि वो कांग्रेस में जो बहुत ही विनम्र लोग हैं, मैं उनमें से देखता हूं उनको, तो मेरी उनसे बात होती है। तो वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, वो भी 50,000 वोट से ही हारे थे। तो इन 40 सीटों पर 50,000 वोटों से कम का अंतर है। उनमें 14 सीटों नहीं, एक उसी स्टडी में है कि 11 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई। अभी चंडीगढ़ मैंने आपको बताया, उसी तरीके से दमन एंड दीव भी है, उसी तरीके से और कई जगह पे हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस सीधी लड़ रही। 11 सीटों पर, 6 सीटों पर बीएसपी और सपा की लड़ाई है। पिछली 2019 की बात है ये, 2019 की परिणामों पर आधारित ये एक स्टडी है। और 2 सीटों पर भाजपा वर्सेस आरएलडी। बोलिए अब, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का पिछले बार संघर्ष हुआ था और 50,000 वोटों से कम से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अब आरएलडी को उन्होंने बुला लिया और वो चवन्नी पलट गई। अभी जयंत चौधरी आरएलडी के अध्यक्ष हैं और वो बोलते हैं, उनसे लोगों ने पूछा भाजपा में तो नहीं जाएंगे, तो उन्होंने बोला अरे मैं कोई चवन्नी हूं जो पलट जाऊं। तो साहब वो चवन्नी वो भूल गए कि उनके पिता का कितना बड़ा अपमान किया था, उनके घर का सामान निकाल के भारतीय जनता पार्टी ने फेंक दिया था। पता नहीं कैसे लोग हैं, पिता के अपमान को भी राजनीति की चाशनी में घोल कर पी जाते हैं। तो वो जयंत चौधरी साहब ने बोला, तो जाहिर सी बात है कि उनको 2 सीटें, अखिलेश यादव उनको 7 सीटें दे रहे थे, मगर वो 2 सीटों पर राजी हो गए। और बहाना क्या लिया कि उनके ग्रैंडफादर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया, तो इसलिए चले गए। वो तो वैसे भी भारत रत्न मिलना ही था वो, मगर चलिए आपको जाने का बहाना ढूंढना था। बहाना ये भी कि खाई आंख लजाई आंख, आजकल वो मुहावरा बहुत चलता। आपको राज्यसभा भेजा था ना, तो अखिलेश यादव ने भेजा था अपने विधायकों को साथ में जोड़कर आपसे, तो आप अपने विधायकों के बल पर नहीं गए थे। तो आपको ये लज्जा आ रही होगी, शर्म आ रही होगी कि मैं कैसे अखिलेश यादव का साथ छोड़ दूं, इंडिया अलायंस का साथ छोड़ दूं। तो वो शर्म आपकी चली गई, आपने भारत रत्न का बहाना ले, आप पहले ही स्टेटमेंट, अरे मैं उनको कैसे मना करूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम 40 सीटों पर हम 2019 के आधार पर समीक्षा करते हैं। इन 40 सीटों में एक चीज मैं और पहले बता दूं, मैं बीच बीच में बताता चलता हूं कि इन 40 सीटों पर 4 सीटें पश्चिम बंगाल की। अब 4 सीटें पश्चिम बंगाल में 50,000 से कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अभी 18 हैं, 18 में से 4 तो यही चली गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में कुछ बचा ही नहीं है। 18 से 2-3 पर आ रही है। वो आपका वो कौन है, वो प्रशांत किशोर बिहारी। बिहार के लोग तो अच्छे होते हैं, मगर इसने तो नाक कटवा दी अपने को बेच के।
वो तो बोल सकता है, वो तो बोल रहा है पाकिस्तान में भी भाजपा जीतेगी। तो वो ऐसे घटिया सर्वेक्षणकारों ने देश में प्रजातंत्र का बड़ा नुकसान किया है। तो मूलतः 2 पॉइंट इस समय भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं, फिर से बीच बीच में रिवाइज करता जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें जीती थी, एक पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इसमें 40 सीटें ऐसी थी जो 50,000 से नीचे कम थी, और ये रिवर्सेबल है। ये अंतर लोकसभा में बहुत कम माना जाता है, कभी भी ये अंतर बदल सकता है। और एक बात सोचिए, यहां पर विपक्षी दल, जिन सीटों का, मैं 40 सीटों का नाम ले रहा है, यहां विपक्षी दल कितना स्ट्रांग था, विपक्षी प्रत्याशी कितना स्ट्रांग था कि पुलवामा की लहर चल रही थी। राष्ट्रवाद का एक व्यापक स्वरूप भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया ने दर्शकों के बीच पहुंचाने की कोशिश की थी। 40 जवान शहीद हुए थे, आरडीएक्स का विस्फोट हुआ था जिसका आज तक कोई पता नहीं है। वो महत्वपूर्ण घटना के अंदर में, पुलवामा की घटना के तहत, और फिर जब सर्जिकल स्ट्राइक की भारत सरकार ने, तो एक राष्ट्रवाद की लहर आ गई। उनके शहीद होने के बाद बदला लिया गया। और मैं उन विवादों को कभी नहीं छेड़ता हूं जो सीमा के बाहर हमारी सरकार करती है। हमेशा सीमा के बाहर जो कुछ भी होता है, हमें लगता है कि हमें सरकार के विरोध से ज्यादा कुछ और बातें, और तरीके से बातें करनी चाहिए। तो अभी जैसा बोला जाता है कि वो करवाया गया, सत्यपाल मलिक बोलते हैं ऐसा हुआ कि वो कहीं पर मेकअप करवा रहे थे, शूटिंग करवा रहे थे मोदी जी, मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। तब वो सत्यपाल मलिक वहाँ के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, कल मुझे उन्होंने बोला तुम चुप रहो, हम देखते हैं क्या करेंगे। उसके बाद वो शूटिंग में बिजी हो गए, और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम देखते हैं इसका क्या करेंगे, और बाद में इसका राजनीतिक उपयोग हुआ। ये सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात तो हम भी बोल रहे हैं कि भाषणों में बोला गया, नरेंद्र मोदी ने भी बोला, भाजपा के लोगों ने भी कहा, शहीद जवानों के नाम पर आपका बटन दबता है कि नहीं। तो ये पुलवामा के नाम पर वोट मांगना था। खैर, अब हम चूंकि 2024 की घटना, तो ये जो 40 जीते थे, 50,000 से कम वोट से भाजपा प्रत्याशी, वो उनके साथ पुलवामा का राष्ट्रवाद शामिल था। अब तो राष्ट्रवाद की लहर के बावजूद इनको इतनी छोटी जीत मिली थी, बहुत बढ़त नहीं मिली, और ये 50,000 वोटों से ही जीत के अंतर से ही जीत पाए। ऐसे में अगर हम इन 40 सीटों की बात करें तो ये 40 सीटें भाजपा के लिए इसलिए खतरे की घंटी हैं क्योंकि पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक के राष्ट्रवाद के बावजूद इन क्षेत्रों के मतदाताओं ने विपक्ष को ही वोट दिए। आपको नहीं वोट दिया कि 2 लाख से जिता दिया, उन्होंने विपक्ष को ही प्राथमिकता दी। इसलिए विपक्षी पार्टियां 50,000 से कम वोटों से आई। और इस बार भाजपा के चुनाव को बूस्ट मिले, ऐसा तो कोई मुद्दा भी नहीं है। आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या आपको पता है कि कोई मुद्दा ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को पुलवामा जैसा किसी राष्ट्रवाद या किसी और वाद की लहर दे? अभी तो कुछ है ही नहीं। हाँ, नरेंद्र मोदी जी एंड कंपनी और भारतीय जनता पार्टी ने सोच रखा था कि राम मंदिर जो है वो बन जाएगा और वो हमारे लिए पुलवामा से बड़ा काम करेगा। लेकिन राम मंदिर के भरोसे बैठी भाजपा को सेटबैक हो रहा है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा चल नहीं रहा। वो पहले दूसरे दिन से खत्म हो गया, क्योंकि 2 देश के हिंदुओं ने कहा ये मेरा पर्सनल मैटर है, हम इस पर्सनल मैटर में लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं जाएंगे। ये हमारा पर्सनल मैटर है राम मंदिर, हम इसके लिए हिंदू कन्याओं से बलात्कार करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये हमारा राम मंदिर हमारा पर्सनल मैटर है, इसके लिए हम अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जो किसानों और पत्रकारों को अपनी थार से कुचल दिया था, हम उस कातिल के बगल में खड़े हुए नहीं दिखेंगे। इस देश के हिंदुओं ने तय कर लिया कि हम इसको, राम मंदिर को चुनावी मुद्दा
बनने नहीं देंगे। इसके पीछे, उनके पीछे 2-3 रीजन और भी थे। अपूर्ण राम मंदिर था और देश का हिंदू, आप भाजपा माने या ना माने, देश के हिंदू आज भी शंकराचार्यों को प्रणाम करते हैं, उनको ही हिंदुओं के प्रथम चार वो मानते हैं। आज भी उनकी बात मानते हुए बूढ़ी महिलाएं हमारे गांव की, मैं जिनसे जिनसे मिला उन सब लोगों ने बोला कि आधे अधूरे मंदिर को क्यों क्यों किया। तो ये राम मंदिर आपके साथ काम नहीं कर रहा, बल्कि राम मंदिर के लिए जो शंकराचार्य ने बोला था कि अपूर्ण राम मंदिर का जो आप उद्घाटन कर रहे हैं, देखिए मैं उद्घाटन ही कहने लगा, पहले मैं प्राण प्रतिष्ठा बोलता था, अभी मैं उसको उद्घाटन मानता हूं, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा तो है ही नहीं। तो वो जो उद्घाटन किया था, वो शंकराचार्यों ने कहा था कि अपूर्ण मंदिर का उद्घाटन से आपको बड़ी तकलीफ होगी भाजपा को, कई ज्योतिषियों ने बोला था, वो आज सामने आ रहा है। अब वो कोशिश कर रहे हैं मरीजियाना, किसी मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं। अब वो क्या करते हैं, कभी निकले उन्होंने चीन से बने और वो झंडे राम मंदिर के वक्त के थे, वो लगा देते हैं चौराहे पे, फिर चले जाते हैं, दूसरे दिन वो झंडे हट जाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी सामने आ रही हैं। और भी क्या, इन्होंने बीच में राम मंदिर के मुद्दे को जिंदा करने के लिए क्या किया, कुछ लोगों को फ्री में राम मंदिर भेजना चाहा, कुछ गए भी, लेकिन लोगों ने मना कर दिया, अरे हम जाएंगे अपने हिसाब से जाएंगे, हम अपने बाल बच्चों को लेके जाएंगे, परिवार को लेके जाएंगे, राम मंदिर मेरा धर्म है, राम मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम आपकी टिकट लेके नहीं जाएंगे। इन लोगों ने कोशिश की टिकट की, लेकिन वो लोग गए नहीं, वो अपने हिसाब से जाएंगे। अब गर्मियां आ रही, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के इम्तिहान वगैरह इन सब के एडमिशन के बाद जाएंगे। और अभी अब अप्रैल में राम मंदिर, रामनवमी है, अभी इन लोगों का आखिरी कोशिश है कि राम मंदिर को मुद्दा बना लें, लेकिन वो राम मंदिर का मुद्दा बनने वाला नहीं, राम मंदिर का ये मुद्दा बनने वाला नहीं है। 17 अप्रैल को फिर शायद जो रामनवमी है उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े भगवा वो झंडे फहराए जाए, भगवे झंडे फहराइए, हम भी भगवा झंडा फहराएंगे, मगर भाजपा का नहीं फहराएंगे, हम राम का फहराएंगे, हम हिंदुत्व का फहराएंगे। और रखा भी रहता है मेरे यहाँ ये मैं दिखा भी दूं, कोई बहुत दूर नहीं है, ये देखिए, ये राम मंदिर, ये हमारा भगवा वस्त्र रखा भी रहता है। चलिए मैं इसको पहन भी लेता हूँ, आगे का जो है मैं इसको धारण करके आगे का वीडियो बनाता हूँ। तो अब राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, हिंदू बाकी है, हिंदुत्व बाकी है, शंकराचार्य बाकी हैं, राम मंदिर बाकी है, लोगों की आस्था बाकी है, भाजपा के लिए कुछ नहीं बचा। आप कृपया धर्म का दोहन मत करिए, तो करिए। तो अब ये तो इन्होंने अपने पक्ष में बनाने की कोशिश की थी और नहीं बना। अभी क्या है, इनके खिलाफ जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी, मैं 39 सीटों की बात कर रहा हूं, जो इनके खिलाफ चल क्या रहा है, अडानी चल रहा है, अडानी का अंडर करंट है, इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया ऊपर से, इलेक्टोरल बॉन्ड में गौ मांस बेचने वालों से चंदा लेना, दवा कंपनी से चंदा लेके अभी 4 दिन पहले 7% दवाइयों का दाम बढ़ा देना, नकली दवाइयां मार्केट में आ जाना, क्योंकि वो चंदा दे रहे हैं, देश के नौनिहालों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ, बच्चों के साथ नकली दवाएं पहुंचना और उनकी जान के साथ खिलवाड़ करना। इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत सारी चीजें छुपा हैं जो धीरे धीरे अभी सामने आएंगी और कम से कम इस महीने तो आ ही जाएंगी, और 19 अप्रैल जो पहला चरण है चुनाव का उस तक आएंगी, उसमें भी कुछ सीटें हैं। तो ये दो, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, वो इनको वोट नहीं देना चाहते। तो ऐसे में ये जो 40 सीटें भाजपा की हैं, जिन पर ऑलरेडी 2019 में वोटिंग कम हुई थी, अब इन मुद्दों के चलते तो आपका क्या हो जाएगा, 303 में 40 घटाओ तो 263 में तो आप ऐसे ही आ गए। तो आप 263 पे केवल इस आंकड़े, इस स्टडी ने बोल दिया है कि आपकी ये 40 सीटें आपके हाथ से जा रही। मैं आपको बोल चुका हूं कि ये 40 सीटें कहां कहां हैं। इन 40 सीटों में 14 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, 4 सीटें पश्चिम बंगाल में हैं, और इसमें
और बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे बीजू जनता दल को भी कुछ सीटों पर इन्होंने टक्कर दी थी। बीजू जनता दल नवीन पटनायक की, वो भी हारी है इनसे। केवल वो 50,000 से उन्हीं 40 सीटों में शामिल है, कुछ सीटें उसकी। अभी बीजू जनता दल से आपने विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए आपने वो करना चाहा गठबंधन, लेकिन उन्होंने मना किया। उन्होंने एनडीए में आने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अभी आपके पास कुछ बचा नहीं। और एक स्टडी है जो मैंने करके रखी है कि जब पुलवामा हुआ था उसके पहले इंडिया टुडे ने किया था सर्वे, उसमें भाजपा हार रही थी। पुलवामा बालाकोट के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भाजपा जीतती दिखी सर्वे में, और जीती भी। तो इसका मतलब 2019 में भी आपका चुनाव आपके परफॉर्मेंस पर नहीं था, वो पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक पर डिपेंड हुआ था, उससे आपको सीटें मिली। अब आपके पास क्या है? अब तो आपके पास कुछ है ही नहीं। अब आपके पास महंगाई, बेरोजगारी और ये सारी चीजें हैं। आप कहाँ से इनको फेस कर पाएंगे? इतनी महंगाई चल रही है, लोगों से बात करो। अभी एक बहुत अच्छी सी बात हमको, मैंने एक युवा ब्राह्मण हैं दुबई कोई, उनका मैं अभी देख रहा था। उन्होंने कहा कि धर्म तो हमेशा से रहा है भाई। जब कौरव और पांडव थे तो भी एक साइड में धर्म था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उन्होंने बोली हैं कि जब राम और रावण थे तो भी एक साइड में धर्म था। तो धर्म तो हमेशा रहा है, धर्म हमेशा रहेगा, लेकिन राजनीति में धर्म को अब अस्वीकार करने का वक्त आ गया है। राम मंदिर का मुद्दा चला गया है, पुलवामा आपके पास है नहीं, और बाकी महंगाई और बेरोजगारी ने आपकी कमर तोड़ रखी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के रोज जिन्न निकल रहे हैं बाहर कि आपने मार्टिन लॉटरी वाले से कितना पैसा लिया, आपने इसको ठेका दिया तो कितना आपने एडवांस ले लिया। और ये निर्मला सीतारमन के पति विद्वान अर्थशास्त्री, वो भी हम लोग को लगभग रोज बता ही रहे हैं। तो मित्रों, ये जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, 40 सीटें मैंने बताई, जिनमें 14 उत्तर प्रदेश में हैं, 4 पश्चिम बंगाल में, और तमाम जगह पे BLD सीटें हैं, जो कि ये 40 सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल चुकी हैं। और मैं उन सीटों का पूरा, आप कहिए तो एक बार पूरी सी वो लिस्ट ही आपको बता देता हूँ, आधा मिनट लगेगा। उन 40 सीटों का नाम है मछली शहर, खूंटी, चामराजनगर, वर्धमान, दुर्गापुर, मेरठ, मछली शहर, कांकेर, रोहतक, संबलपुर, दमन और दीव, लोहरदगा, लद्दाख, झारग्राम, कन्नौज, बालासोर, तुमकुर, चंदौली, सुल्तानपुर, बैरकपुर, बलिया, इनर मणिपुर, बदायूं, बोलगीर, बागपत, भुवनेश्वर, मयूरभंज, कालाहांडी, फिरोजाबाद, बस्ती, बालूरघाट, संत कबीर नगर, करीमगंज, कोप्पल, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, नांदेड़, भदोही, चंडीगढ़, दुमका और होशियारपुर। ये 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल चुकी हैं। अब खाली चुनाव होना बाकी है और चुनाव का परिणाम आना बाकी है। तो दोस्तों, ये थी 40 सीटें, जो 400 पार का फुस हो गया नारा। उसकी एक असलियत ये भी थी कि ये 40 सीटें जो 50,000 से कम वोटों से भाजपा 2019 में जीती थी, और भी 50,000 से कम मतलब उसमें 5,000, 2,000, 4,000 भी शामिल थे, वो 40 की 40 सीटें पुलवामा की लहर में जीती गई थी। अब तो कोई लहर भी नहीं है, इसलिए 40 की 40 सीटों का हार जाना भारतीय जनता पार्टी का यह सुनिश्चित है। दोस्तों, मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से विदा लेता हूं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।